नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में भाजपा मिशन 2023 की तैयारियों में शिद्दत से जुटी है। पिछले चुनाव में करारी हार झेल चुकी भाजपा इस बार हर हाल में राज्य की सत्ता हथियाना चाहती है। भाजपा के नए छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर राज्य के दौरे पर हैं, जहां वे संगठन और पार्टी के नेताओं को धार देंगे। तो वहीं ओम माथुर के दिए गए बयान ने राज्य की राजनीति को चैलेंज वाली सियासत की ओर मोड़ दिया है। माथुर का यह दांव सियासी ऊंट को किस करवट बैठाएगा, ये तो अगले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस भाजपा की इस चुनौती पर तंज जरूर कस रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान है। अगर ये आरोप था 19 का आरोप जैसा बताया है, तो 19 का आरोप था, इतने दिन कहाँ गए थे? और फिर अगर वास्तव में इनके पास कोई प्रूफ था तो जो स्क्रूटनी से पहले विषय रखना था। मात्र उनको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान एक तरह से वर्तमान सरकार ने किया है। खुद स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। भाजपा को बताना चाहिए। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए, भानु प्रतापपुर में दिखेगा। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जो संगठन और नेताओं को धार देंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता के.एस. चौहान जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, ओम माथुर जी का स्टेटमेंट आपने सुना। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक होता है विश्वास और एक होता है अति विश्वास, अति आत्मविश्वास। एयरपोर्ट पे इनके हमेशा प्रभारी, ये चौथे प्रभारी हैं। 3 प्रभारी इसके पहले छत्तीसगढ़ आ चुके हैं इन 4 सालों में। एयरपोर्ट पर उतर के ऐसी बात करते हैं और बाद में चले जाते हैं। ये चौथे हैं। कोई कहता है कि ढह जाएंगे, कोई कहता है थूकेंगे तो बह जाएंगे। ढह भी गए ये और खुद ही बह भी गए। सारी चीजें हो गई। तो ओम माथुर जी को अभी छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे लगता है ठीक से मालूम नहीं है। उन्हें तो अभी ये भी नहीं मालूम होगा कि रायपुर से भानु प्रतापपुर कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर की दूरी है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं, कितनी पंचायतें हैं, कितनी नगर पंचायतें हैं। तो अभी ज्ञान का थोड़ा सा मुझे लगता है माथुर जी ठीक है, एक्सपर्ट रहे होंगे कुछ राज्यों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी एक्सपर्ट गिरी नहीं चलने वाली है। जब उतरे ही एयरपोर्ट पर तो ये जब सवाल भी हुए और ये बात भी हुई कि भानु प्रतापपुर में एक दुष्कर्म के आरोपी को, जिसके खिलाफ झारखंड के एक जिले में थाने में अपराध दर्ज है, तो उसके विषय में क्यों संज्ञान में ले लिया। वहां तो उतरकर एयरपोर्ट पर ही उन्होंने कानूनन जो धाराएं लगी थी उनको भी नकारते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो झूठे आरोप लगा रही है और आदिवासियों का अपमान है। तो चीजों की समझ भाई होंगे विद्वान, पर मुझे ऐसा लगता है कि माथुर जी को बराबर रूप से ठीक तरीके से बीजेपी के नेताओं ने फीडबैक नहीं दिया है। आएंगे, घूमेंगे। पर्यटन बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ का। जगदलपुर है, चित्रकूट है, अंबिकापुर है, यहाँ के व्यंजन बहुत अच्छे हैं। आए, पर्यटन क्षेत्रों पर घूमे, छत्तीसगढ़ व्यंजनों का स्वाद ले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझे। पर यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम अपने काम पर बात कर रहे हैं। हम हमारे काम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो अमित भाई शाह का याद आता है दिव्यांशु जी। 2018 में अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ आए थे, बोले 65+ जीतेंगे। 65+ का नारा दिया था, 15 हो गए। तो जब अमित शाह नहीं सफल हुए तो फिर माथुर कहां पर है? चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं के.एस. चौहान जी से। के.एस. चौहान साहब, भंसाली जी कह रहे हैं जब अमित शाह सफल नहीं हुए तो ओम माथुर क्या चीज है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि विधानसभा के जस्ट 6 महीने के बाद इनका क्या हाल था, कैसे तितिर बितिर हो गए थे। 11 में से 9 सीटें आई थी, 11 में से 9। परसेंटेज हमारा विधानसभा से कहीं ज्यादा था सीटों के मामले में। अब मैं आ जाता हूं, ये बोल रहे थे
कि इनको ये पता नहीं है कि कितने जिले हैं और कितने ये हैं। तो एक बात बता दूं कांग्रेस प्रवक्ता को कि भौगोलिक टीचर नहीं है, वो जियोग्राफिकल टीचर नहीं है, वो राजनीतिक टीचर है। राजनीतिक टीचर को ये सब चीजें समझ में आती है और उनको सब पता है कि वो क्या करना है। अब मैं बोलना चाहता हूं कि इसे बोलते हैं हुंकार, इसे बोलते हैं हुंकार, इसे बोलते हैं ताकत। ये ताकत कहां से आई है ये भी देखना जरूरी है। ये ताकत इतना जो बोलना है वो आम आदमी नहीं बोल सकता। ये ताकत बोलती है, ये अनुभव से आती है, ये आती है काम से, ये आती है जो इन्होंने राज्य सरकार की चीजें देखी हुई हैं, उनका जो दोगलापन देखा हुआ है वो वहां से आती है। ये ताकत आ रही है जो आक्रोश देख रहे हैं जनता का राज्य सरकार के प्रति। ये ताकत आ रही है जो रोज सड़कों में आ जाती है जनता, पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं दिव्यांशु जी, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोज जनता सड़कों पे बैठी है, ये ताकत वहां से आती है ये बोलने की कि अगली बार आप दिखेंगे नहीं। ये ताकत वहां से आती है। ये ताकत वहां से आती है जब आप किसी चीज का वादा करते हैं और उस वादे को निभाते नहीं है और उसके कारण आपके खुद मंत्री ये बोलते हैं। ये ताकत आती है जब आप ये लड़ते हैं, 4-4 लोग सीट की कुर्सी का दावा करते हैं, उसमें से एक इंसान को राज्यसभा की टिकट नहीं दी जाती है। एक इंसान ये बोलता है कि दिल्ली के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, वही इंसान ये बोलता है कि हमने जो घोषणा पत्र लिखा था उसको अपन ने वादा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया है। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग जी कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं दिया था जनता ने। वो वादों को, झूठे वादों को वोट दिया था। उस झूठे वादों के उसमें बातों में आ गई थी जनता, इस वजह से वोट मिला था। और अब आप बोलते हैं कि ये, इसमें आ जाता हूं मैं भानु प्रतापपुर में। तो मैं भानु प्रतापपुर की बात बताना चाहता हूं कि एक ही सवाल है मेरा पूरी कांग्रेस पार्टी से। निर्भया हत्याकांड के बाद दिव्यांशु जी, ये जो इस टाइप के मामले होते हैं, दुष्कर्म के मामले होते हैं, वो फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं। फास्ट ट्रैक पे आने के बाद 2019 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, अभी तक आप कोई सम्मस नहीं भेज पाए हैं, सम्मस नहीं भेज पाए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी ठीक है चलिए ठीक है भंसाली जी, भंसाली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। यही आरोप लग रहा है। चौहान साहब अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो बाकी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनसे सवाल जवाब कर लूं। आपको सहन नहीं होती है सच्चाई। चलिए ठीक है चौहान साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा चौहान साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। भंसाली जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। गंगेश जी भी, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूँ। भंसाली जी शांत हो जाइए। चौहान साहब आप भी शांत हो जाइए। रोजमर्रा की चीजों के दाम 4 गुने बढ़ जाते हैं। ठीक है आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। भंसाली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गंगेश जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। गंगेश जी कटेगा तो हम घुस के 4 सर काटेंगे। जी बिल्कुल आ रहा हूँ। भंसाली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक सवाल गंगेश जी से कर लूं। गंगेश जी मेरा आपसे सिंपल सा सवाल यही रहेगा, जो स्टेटमेंट जिस तरीके से हम सुन रहे हैं उनका ये कहना वो माथुर जी का कि छत्तीसगढ़ तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्या ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास है? आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? गंगेश जी। माथुर जी का यहाँ पर आते हुए जिस तरह से भी कहना हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि ये आत्मविश्वास है। इस पे कहीं ना कहीं देखिए इतना आसान नहीं है जी। छत्तीसगढ़ का जो पिछला रिजल्ट है और अभी जो काम हुए हैं पिछले 4 सालों में, वो इतना आसान नहीं है उसको कहना। खासतौर पे जब 4 उपचुनाव आप हार चुके हैं जी, 5वां उपचुनाव का रिजल्ट क्या आएगा? स्वाभाविक तौर पर जो जन समर्थन होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पक्ष में रहता है। दूसरा सहानुभूति है वहां पे जी। भानु प्रतापपुर में दिवंगत नेता की पत्नी खड़ी हुई है चुनाव में, तो उसका उनको सहानुभूति मिलना स्वाभाविक है। जनता कांग्रेस ने उनको सपोर्ट कर दिया। एक बड़ी सहानुभूति की एक लहर उधर से भी आएगी कि जब एक पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है उस कैंडिडेट के नाम से, तो इतना आसान नहीं है कि जितने आसानी से वो कर। लेकिन यह है कि देखिए राजनीति का मसला है, जब आदमी मैदान में उतरता है तो ताल ठोकता है जी। तो मुझे लगता है उन्होंने भी ताल ठोकी है, अपनी तरफ से दावा किया है
अब ऊंट किस करोड़ बैठता है, ये दोनों के बीच जब द्वंद्व होगा, द्वंद्व के बाद परिणाम बताएगा कि ऊंट किस करोड़ बैठ रहा है। जी रंगेश जी, लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें ओम माथुर जी का, तो यूपी की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इसी के आधार पर शायद वो ये इतनी बड़ी बात बोल गए कि छत्तीसगढ़ तो हमारे लिए चुनौती नहीं है। तो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना कम आएगा? आप देखिए, निश्चित तौर पर वो बड़े बड़े राज्यों में उन्होंने अपने जीत हासिल की, फतह हासिल की है और केंद्रीय कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है जी। वहां पर जो मेरे हिसाब से चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, वहां जब गणना होती तो केवल 11 लोकसभा सीटों की गणना होती है जी। उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा, ये राज्य उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा सीट है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीट है, बिल्कुल, गुजरात एक बड़ा राज्य है और बिहार, ये सब राज्य उनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं जहां पर इन लोगों ने ताकत लगाई है और वहां पर ओम माथुर जी को काफी सफलता मिलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो रणनीति वहां पे इस्तेमाल की होगी, वहां का जो उनको अनुभव है, निश्चित तौर पर उसके लिहाज से अगर वो यहाँ पर आके ये कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ तो एक बहुत छोटा सा राज्य है और बहुत कम सीटें यहाँ पे, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो ये इसमें एक कोई दो अतिशयोक्ति नहीं, जब वो बड़े बड़े राज्यों में फतह हासिल कर चुके हैं तो उनको लगता है कोई छोटे राज्य में हम फतह हासिल करा लेंगे, आसानी से कर लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनका वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर बोल रहा है, ये भी सही है। चलिए ठीक है, यही मेरा सवाल भंसाली जी से भी रहेगा। भंसाली जी, चूंकि माथुर जी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है, इसलिए उनको ये विश्वास है, ये भरोसा है कि हाँ छत्तीसगढ़ को भी बड़े आराम से वो निकाल ले जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने तो शुरू में ही कहा, एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। माथुर जी को यह भी पता होना चाहिए कि 2018 में ये कह रहे थे चौहान जी कि वो भौगोलिक नहीं है, ये नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, ऐसा तो मैं पूछता हूं। 46 लाख सदस्य बनाए थे, कुछ तो ऑनलाइन बने थे, कुछ घर घर जाकर फॉर्म भरवाए थे। 2018 के चुनाव की स्थिति बता रहा हूं, 32 लाख वोट मिले लगभग। तो इनके कार्यकर्ताओं ने ही इनको वोट नहीं दिया, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि लगातार सर्जरी हो रही है, ये सर्जरी सब फेल हो रही है। चेहरा बदल लेने से और ऐसे टीवी चैनल में हंसने से कोई समाधान नहीं होगा। हंसने दीजिए, ये हंसे हंसे हमको कोई अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे और यूं ही अपनी पार्टी की बर्बादी देखते रहे। मुझे कोई चौहान साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए ना आपको। पर मैं ये बता दूं, चेहरा बदल लेने से इनकी नीयत या इनके 15 साल में इन्होंने जो कारगुजारियां की वो नहीं बदल जाएंगी। असफल प्रयास है, करें, आए। मैंने तो कहा वेलकम, जाए चित्रकूट घूमे, ये काफी बड़ी बात कह दी आपने भंसाली जी। अंबिकापुर जाए, तीर्थ स्थल है काफी। भंसाली जी, ये बड़ी बात आपने ये कह दी कि चेहरा कितना ही बदल लें लेकिन चेहरे से नतीजे पे कितना असर पड़ेगा, ये बड़ी बात होगी। चौहान साहब से मैं ये प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि चूंकि हमने पहले भी देखा कि पहले भी प्रभारी आ चुके, से पहले पुरंदेश्वरी जी आई थी, अब उसके बाद माथुर साहब आए हैं, लेकिन यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे कर पाएगी बीजेपी, कैसे जीत पाएगी? दिव्यांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो संगठनात्मक पार्टी है, ये टीम वर्क में चलने वाली पार्टी है। सब लोग अपना काम आते हैं, वो करके चले जाते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर आए, वो 50 रन मार के आउट हो गए जी, और उसके बाद राहुल द्रविड़ आते हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, सब अपना अपना रोल अदा करके चले आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सचिन तेंदुलकर पूरा जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, विराट कोहली जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये फिनिशर्स आए हैं, वो क्रिएटर्स थे, वो इनिशियर थे। एक इनिशियर होता है, एक फिनिशर होता है। अब फिनिशर आया है, फिनिशर अपने हिसाब से बोल रहा है कि आप जाने वाले हो, आप जा चुके हो, इस वजह से पिछले 4 मैच हुए हैं, 4 उपचुनाव आप हार गए हैं। दिव्यांशु जी, अब एक क्रिकेट की बात हुई है, क्रिकेट की बात हुई है, एक सेकंड मुझे मेरी बात को सुनिए। जी, क्रिकेट में सेमीफाइनल मैच हारने वाला क्या फाइनल खेलता है क्या? ये खैरागढ़ उपचुनाव को बोला था इन्होंने, हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, ये सेमीफाइनल तो हार चुके हैं। बारीक बात है आपने, सेमीफाइनल हारने वाला क्या फाइनल खेलता है क्या? राहुल द्रविड़ आते हैं, अरे भाई शांत रहिए।
जी चलिए पूछिए ना इनको, सेमीफाइनल हार चुके हैं ये, इन्होंने ही बोला था, आपके चैनल में डिबेट हुई थी ठीक है उपचुनाव के समय कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम सेमीफाइनल जीतेंगे, सेमीफाइनल ही कहा गया था, सेमीफाइनल हार बिल्कुल चुके हो बिल्कुल सही, और आप इस ट्रॉफी से, चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हो। अरे बोलने तो दो। जी बोलिए चौहान साहब बोलिए कि नहीं बोलने दोगे? जी बोलिए बोलिए। नहीं है कि आप अगर सेमीफाइनल जीत चुके हैं तो फाइनल जीतेंगे, ये फाइनल का निर्णय नहीं होता है सेमीफाइनल, मैं आपको बता दूं। नहीं तो अगर अरे पर आप तो सेमीफाइनल ही हार चुके हो, तो फाइनल कराया ही ये नहीं क्रिकेट जाता। पे आए तो मुझे अच्छा याद आ गया, आप सेमीफाइनल ही हार चुके हो, फिर कैसे फाइनल खेलोगे भाई? आप हर बात में हार रहे हो, आप हर बात में पलटी खा रहे हो। सुनिए मेरी बात, अब मैं ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कॉन्फिडेंस में है। मेन बात है कि यही जानना है कि इतना कॉन्फिडेंस आखिर कैसे, क्यों है आपको इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस, बताइए। हाँ, जनता का आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज जो आदिवासी भाई बहन हमारे 32 से 20% में आक्रोशित है, वो एक जनता आक्रोश हो चुकी है, जनता सड़कों पे उतर चुकी है। किसान भी क्या बोलते हैं, नाखुश हैं आपसे आदिवासी भाई बहन नाखुश हैं। चौहान साहब, मुख्यमंत्री जा तो रहे हैं जनता के बीच में, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। अरे धान भी बेच रहे हैं लोग, इनको पूछिए ना कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं। बंसाली जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सब धान भी बेच रहे हैं, 2500। बंसाली जी, मैं आपके पास आऊंगा। किसान खुश है भाई, बोल रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। अरे जीत रहे हो तो बिजली बिल आपका भी लाभ ले रहे हैं, अपने घर में बैठो ना। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके आंतरिक सर्वे में जो हम आप लोगों के जैसे अति आत्मविश्वास में नहीं रहते, हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। इनका मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री जी का नहीं जमता, इनका टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री जी का नहीं जमता, इनका ताम्रध्वज साहू जी और मुख्यमंत्री जी का नहीं जमता, अग्रवाल और डॉक्टर रमन सिंह का नहीं जमता। वो ठीक है, और वो आदिवासी ठीक है, अंतर्द्वंद या अंतरकलह की जो स्थिति आपने कही है, बताओ भाई। एक मिनट बंसाली जी, आपने अंदरूनी की कोई कांग्रेस एक है। नहीं चौहान साहब, वो ठीक है, अंतरकलह की बात ठीक है, हमने माना, में बटी है भाजपा, ठीक है, हराने की आवश्यकता नहीं है। अंतरकलह की बात हमने मानी कि हाँ, आपने कहा कि सिंहदेव जी का या मुख्यमंत्री जी का नहीं बनता, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल रही है। दिव्यांशु जी क्या बोलेंगे ये भी मुझे पता है, मैं बोलो तो बता दूं। क्या बोले? क्या? अरे मेरे को सुनने तो दो, क्या बोले दिव्यांशु जी? मैंने ये बोला, आपने जैसे अभी कहा ना कि अंतरकलह की बात है, क्या बोलोगे? ये पटकथा भी आप लोग लिख लिए हो। एक मिनट बंसाली जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चौहान साहब, आपने जो अंतरकलह की बात कही है, ठीक है, अंतरकलह अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो तो कांग्रेस के फेवर में आ रहा है ना, कांग्रेस तो जीत रही है। खैरागढ़ उपचुनाव भी कांग्रेस ने जीता। मैं बता रहा हूँ दिव्यांशु जी, अगर ये जिले की घोषणा नहीं करते खैरागढ़ में, ये चुनाव हार चुके थे। अभी हार चुके थे, अभी भी आज भी उन्होंने काम के बेसिस पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। एक जो जनता के बीच में ही नहीं है प्रत्याशी, एक जो जनता से मिला ही नहीं है, पहले आपके संगठन में कोई पद में ही नहीं रहा है, वो कोई नौकरी कर रहे थे, उनको मतलब इनको चलिए ठीक है, हमारी प्रत्याशी सावित्री मंडावी से तकलीफ है। स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी चुनाव क्यों लड़ रही है? क्योंकि ये महिला विरोधी है। इन्होंने बलात्कारी को, एक दुष्कर्मी को टिकट दी है। इन्होंने ये महिला बंसाली जी 10 से 15 दिन तक उनकी छवि बिगाड़नी है, इस वजह से ये सब चीजें लांछन उन लोग लगा रहे हैं। अरे बिगड़ी हुई छवि है भाई। बंसाली जी, सवाल आप मत पूछिए, सवाल इसका मामला है, तो पूछने के लिए हम हैं। आप किसी पोजीशन में रहते, लेकिन आपने काम तो किया नहीं। चलिए ठीक है चौहान साहब, ठीक है, पूरा कर नहीं रहे हो, ठीक है, जनता आक्रोशित है। अच्छा, आपने क्या किया? चलिए बंसाली जी, चौहान साहब ठीक है, मैं गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूँ, गंगेश जी, चरण पादुका, गंगेश जी, चरण पादुका, बंसाली जी, 6 नंबर की, और बंसाली जी शांत हो जाइए। चौहान साहब आप भी शांत हो जाइए, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। गंगेश जी से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। गंगेश जी, समय दीजिए, मेरे को बोलने का वक्त नहीं दिया गया, 30 सेकंड दीजिए मेरे को बस, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। माथुर जी, अभी 2 करोड़ 80 लाख की जनता है अपनी छत्तीसगढ़ की, ठीक है।
ओम माथुर जी वहां का प्रभार लेके आए जहां से 24 करोड़ जनता थी, 24 करोड़ जी। और पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। पिछले 15 साल से वहां पर रोज हर बार क्या बोलते हैं पार्टियां बदलती थी। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास था। वहां पर जाके डबल सत्ता में लाना ये चुनौती से बड़ी बात नहीं थी। ये छत्तीसगढ़ की चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी, यूपी की चुनौती। वो जो अनुभव है, वो जो मालूम है उनको कि ऐसा होता है और वहां से ज्यादा आसान है। तो 4 साल अनुभव इन लोगों को बनाया, मतलब ठीक है। तो पुराने अनुभव के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हाँ उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि छत्तीसगढ़ उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। गंगेश जी, बीजेपी को जिस रिवाइवल की जरूरत है फिलहाल छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति है, क्या ओम माथुर वो रिवाइवल कर पाएंगे? उनके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। गंगेश जी, देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है, पिछले चुनाव में जो परिणाम आए थे उसकी जमीनी हकीकत की बात करें तो भाजपा की जो अंतर खाने की जो रिपोर्ट आई थी बाद में, तो सही मायने में 70 सीट लाने की, 68 सीट लाने की, एक्चुअली बाद में 70 हुआ, 68 सीट लाने का कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस को भी नहीं था। बस चुनाव के वक्त ये था कि मामला 50-50 रहेगा। लेकिन जब भाजपा ने इसमें अंतर मतलब समीक्षा की हार के कारणों की, तो उसमें एक बड़ा कारण ये उभर के आया था कि भाजपा के कार्यकर्ता नाराज थे। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट न देके कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया था या किसी दिगर पार्टी जनता कांग्रेस को दे दिया था। उसकी वजह यह थी कि बार बार कैंडिडेट वही रिपीट हो रहे थे और हमने वो और अंतर भी बहुत जबरदस्त था। तो करीब 35 सीटों में विवाद हुआ था। यहां पर भाजपा दफ्तर में आके प्रदर्शन हुआ था, जैसा कभी ऐसा माना जाता है कांग्रेस में प्रदर्शन होते हैं, भाजपा अनुशासित पार्टी है, भाजपा इस तरह की स्थितियां नहीं बनती थी। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा था कि भाजपा के दफ्तर में करीब 35 सीटों से लोग आकर विरोध प्रदर्शन किए थे। तो ये जो बड़ा विरोधाभास था उस समय, भाजपा के अंदर भी बहुत बड़ा विरोध, एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी कि अपने लोग जो है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके खिलाफ में वोट करना है। अभी जो बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है भाजपा के सामने है, वो उन कार्यकर्ताओं को कितना संतुष्ट कर पाई है पिछले 4 साल में, कितना राजी कर पाई है कि अब आपको अपने भाजपा के जो नए कैंडिडेट हम लोग उतार रहे हैं मैदान में, उनके पक्ष में वोट करना है। मुझे तो ये समझ में आया कि लगभग जो मुझे जानकारी मिली है ऑफ द रिकॉर्ड की लगभग 80 सीटों पे बदलाव की तैयारी चल रही भाजपा की। 80 सीटों पे नए कैंडिडेट उतरेंगे। तो उन अगर 80 सीटों पे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा ये चुनाव, अगला 2023 का चुनाव। और साथ ही इनका अनुभव, तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि जो इनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे लगता है एक तो उनका अनुभव जो है वो कॉन्फिडेंस दिला रहा है। दूसरा, अगर भाजपा इस चीज में पिछले 4 साल में सफल है कि हमारे जो कार्यकर्ता थे जमीनी, वो अब वापस भाजपा के पक्ष में काम करेंगे, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल और चुनौती पैदा कर सकती है आने वाले चुनाव में। जी गंगेश जी, तो ये तो ही 2023 की बात, लेकिन अभी जो फिलहाल जो सामने की चुनौती है भानु प्रतापपुर, उसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ओम माथुर के लिए? क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है, 2023 का लिटमस टेस्ट है भानु प्रतापपुर उपचुनाव। देखिए, भानु प्रतापपुर चुनाव को इसलिए मैं चुनौती के रूप में नहीं ले रहा, भले ही दोनों ही पार्टियां सेमीफाइनल बोल रही है इससे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि उपचुनाव में सामान्य तौर पर जनता जो है सत्ता पक्ष की ओर ही वोट करती है, रुझान उनका रहता है, क्योंकि उनको पता भी 1 साल बचा है, साल भर में अगर काम कराना है, अगर विपक्षी पार्टी का कैंडिडेट को जिताएंगे तो निश्चित तौर पर कोई काम नहीं होगा, अगले साल जनता को सफर करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर हर चुनाव में होता है। यही वजह है कि उपचुनाव में अक्सर वो पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो भी परिणाम आएगा वो सेमीफाइनल के कैटेगरी में उसको नहीं लेना चाहिए। मेरे अपने पर्सनल विचार ये है। बिल्कुल, और बिल्कुल। असली जो टेस्ट है, फाइनली फ्लोर टेस्ट जो आएगा 2023 के चुनाव में ही असली चुनौतियां आमने सामने होगी दोनों पार्टियों की, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, असली जो चुनौती होगी 2023 में ही होगी। चलिए, आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ चुनौती नहीं है ऐसा मानना है ओम माथुर जी का। ये कहना है ओम माथुर जी का कि जो छत्तीसगढ़ 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो उनके लिए चुनौती नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना यह है कि पिछले जो परिणाम रहे हैं, चाहे वो खैरागढ़ उपचुनाव का परिणाम रहा हो, चाहे 2018 का परिणाम रहा हो, वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि ओम माथुर कितना बदलाव ला पाते हैं बीजेपी की स्थिति में, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, मात्र सिर्फ 11 महीने का समय बचा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।